हिंदुत्ववादी बन के घूम रहे हैं, है ना। चलिए सबसे पहले ज़रा देख लें कर्नाटक का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एबीपी, इंडिया न्यूज़, सबका आ गया जी। किसी ने 83 दी, 95, किसी ने 62, किसी ने 80, किसी ने 92, किसी ने 114 दी है किसी ने। अच्छा यार है कोई 85, 100 फलाना ठिकाना, तमाम सारे हैं साहब, है ना। कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी मेजॉरिटी पे तो नहीं पहुंच रही, सरकार नहीं बन रही, ये एकदम क्लियर हो गया। सरकार किसकी बनती नजर आ रही? कांग्रेस की बनती नजर आ रही है। और जेडीएस जो है किंग मेकर के रूप में दिख रहा है। अगर कांग्रेस को पूरी सीटें नहीं मिलती हैं तो हो सकता है कि जेडीएस के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी संभावना बीजेपी जरूर तलाश करेगी, है ना। दूसरी बात, यदि कांग्रेस की सरकार बन जाती तो क्या होता? तो ठीक है, एक ये भी अच्छा रहेगा कि बीजेपी से हटके भी एक टेस्ट मिल जाएगा वहाँ के लोगों को। अभी जो तमिलनाडु में हो रहा है वो यहाँ भी लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो ये कंपैरिजन मिल जाएगा, वो तृप्तिकरण, फलान ढिकान, ये वो फलान ढिकान सारा मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो मुझे तो अगर मेरे से पूछेंगे तो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर ही हो रहा है, क्योंकि एक झटका बीजेपी को लेना चाहिए 24 से पहले, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ एक झटका मिल जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि बाकी के स्टेट्स बच जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ से लेके बाकी स्टेट जो आप लगातार जीतते जाने हो तो एक ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगी पार्टी। तो एक लिहाज से बेहतर ही है, पहली बात। दूसरी बात, ये सब हुआ कैसे, कारण क्या है इसके होने का? तो हमने वो आपको दिखाया था, एक विश्लेषण दिखाया था सुधीर चौधरी ने जो किया था, कि हिंदुओं के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई है और मुसलमानों के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई है कांग्रेस ने, है ना। वो हमने आपको दिखाया था। और वो स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी, हिंदुओं को फ्री देना है, फ्री देना है, फ्री देना है। एक तो फ्रीबीज चली और दूसरा रिजर्वेशन चला। तो फ्रीबीज और रिजर्वेशन का दबदबा है, फ्रीबीज और रिजर्वेशन चला और बाकी चीज़ें पिट गई। इफ कांग्रेस विंस इन कर्नाटका इट विल फंड फॉर 2024, एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो बिल्कुल सच्चाई बात है, ठीक है ना। तो अब क्या स्थिति है? तो कुल मिलाकर जो है फ्रीबीज पर ये चले। बजरंग दल बैन की बात है तो बजरंग दल भी बैन होगा, तमाम सारे आपने जो टीपू सुल्तान की जो जयंती है वो फिर से मनेगी, सब कुछ होगा कर्नाटक में, ये तमाम सारी चीज़ें, वो दौर वापस आ जाएगा कर्नाटक का। तो कर्नाटक के लोगों को हम जितना समझा सकते थे हमने समझाया। कर्नाटक के लोग जो है वो फ्रीबीज पर और रिजर्वेशन पर, दो चीज़ों पर गए। सबसे बड़ी बात एक और चीज़ हो गई, और वो क्या हो गई? जो कर्नाटक और इसका जो विवाद है महाराष्ट्र का, वो विवाद उस समय पर निकल कर आया। सबसे बड़ी गलती क्या हुई बीजेपी के पार्ट पर, कि वहाँ से शिंदे जी ने और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने वहाँ से पलट के जवाब दिया कि 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे, फला नहीं देंगे। जब कर्नाटक में इलेक्शन था तब थोड़ी देर चुप रह लेते, राजनीति तो यही कहती है चुप रहना चाहिए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। खैर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो वो जो बेल्ट है जहाँ से बीजेपी स्ट्रांग होल्ड थी, हमेशा जीती थी, लिंगायत बेल्ट है वो, वहाँ से भी स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है। अब ये तमाम सारी बातें कि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई आपका विश्लेषण क्या है। देखिए हम ग्राउंड पर नहीं थे वहाँ, लेकिन जितना हमने मालूम किया उसमें शुरू से हम एक ही चीज़ बोल रहे थे, पोजीशन बहुत टाइट है, पोजीशन बहुत टाइट है, और आज भी पोजीशन टाइट दिख रही है। अब मेरा आकलन क्या बोलता है? मेरा आकलन ये बोलता है कि हो सकता है बीजेपी सरकार ना बने और काफ़ी पीछे भी छूट सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी ले जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो मोदी जी के जो हाव भाव है उसमें जो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी सरकार बन रही है, वो अलग दिख जाता है। वो इस चुनाव में दिखा नहीं, खासकर लास्ट में नहीं दिखा। और जो चिंता की लकीरें मोदी जी के माथे पर दिख रही थी, उससे तो स्पष्ट समझ में आ रहा था कि मोदी जी को ये मालूम है कि यहाँ सरकार बनना मुश्किल है। ऐसा देखने में समझ में आ रहा था। मोदी जी के हाव भाव को लेकर मैं इस बात को बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरी रीडिंग गलत होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। हो सकता है कि मेरा ही आकलन क्यों, कहीं मोदी जी का भी आकलन गलत हो सकता है। वैसे होता नहीं है उनका आकलन, बहुत सुलझे हुए नेता है, बहुत गहरे नेता है। तो जो उनका जो हाव भाव है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम जीत को लेकर सुनिश्चित तो नहीं है ना। ऑल माइनॉरिटीज़ वोटेड फॉर कांग्रेस, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक सबसे बड़ा इसमें बात रही कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, माइनॉरिटी वोट बैंक है, वो एकजुट होकर एक तरफा कांग्रेस के लिए गिरा है। एक तरफा जेडीएस को भी नहीं गिरा है, कांग्रेस को गिरा है। और ये इस बार जो नुकसान हुआ है बीजेपी से ज़्यादा नुकसान जेडीएस को हुआ है। कांग्रेस को उसका फ़ायदा मिला है, ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है। तो जेडीएस का जो नुकसान है वो कांग्रेस का प्लस है, बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, ज़्यादा नहीं। दोनों का नुकसान कांग्रेस का प्लस हुआ है। और बिल्कुल वही पैटर्न है कि जो वोट बैंक है वो इनका बिखर जाए और हमारे पास कंसोलिडेट होकर आ जाए। अब इन्होंने उसके लिए क्या किया? उसके लिए फ्री की योजनाएं बताई हिंदुओं के लिए, गरीबों के लिए। वो उन फ्री की योजनाओं में फंसे। मुस्लिम्स का वोट बैंक कंसोलिडेट इस पर हुआ कि बजरंग दल को बैन कर देंगे। और अब जो क्रैकडाउन होगा हिंदू जो संगठन है उन पर बड़ा ज़बरदस्त होगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। वो आप देखने लायक होगा। आप देखिएगा जैसे महाराष्ट्र में हाल कर दिया था ना कि ठूस ठूस के सबको जेल में, वैसे ही कुछ हाल यहाँ पर भी होगा। और अगर क्लियर मेजोरिटी आ गई तो ये बीजेपी के लिए और बीजेपी के काम करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं जो कहते टिकट नहीं है वो उनके लिए काल बनकर आएगा। ये दूसरा बंगाल वाला स्थिति बन जाएगी। हिंसा तो हो सकता है ना हो, लेकिन पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो प्रताड़ना होगी वो बड़ी भयंकर होगी। वो ऐसी होगी कि आपको हिला दे, कि बीजेपी के कैडर बाकी जगह हिम्मत ही ना करे, उसकी दम निकल जाए कि बाप रे अगर कल पलट के कोई दूसरी सरकार आती तो ऐसा कर। इससे भी एक सबक मिलेगा बीजेपी को कि जो बीजेपी की जो रूल स्टेट है वहाँ पर बीजेपी को किस तरह से काम करना चाहिए, वो भी बीजेपी को समझ में आएगा। बिकॉज जहाँ ये छोड़ देते हैं वहाँ दूसरे लोग छोड़ते नहीं हैं, जहाँ ये छोड़ देते, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेकर, लेकिन कुल मिलाकर जो है एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट हो गई
कि हिंदू वोट बैंक हिंदुत्व के नाम पर संगठित नहीं होता। बजरंगबली भी आ गए, सब एंट्री हो गई साहब, लेकिन मजा लेके कर्नाटक से बीजेपी आए, तो बीजेपी को वोट हिंदुत्व के नाम पर या हिंदू वोट बैंक के नाम पर तो कम से कम नहीं मिलता। ये बात यहाँ साबित हो गई, क्योंकि आपने बजरंगबली भी लगा दिए, सब दांव पे लगा दिए। और यही बात मैं बार बार कहता हूँ, हिंदू कभी भी हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं देता। अभी हिंदू इतना जागृत हुआ ही नहीं है, और हो सकता है कभी भी ना हो, क्योंकि 1000 सालों में आप गुलामी जो झेलते आ रहे हो, तभी भी हिंदू था, ऐसा नहीं है तब हिंदू कम था, बहुत था हिंदू, तभी भी आप पिटते थे। क्यों? क्योंकि आप कभी एक नहीं थे। धर्म के प्रति आप कभी सजग नहीं हुए कि नहीं हमें औरंगजेब से इसलिए लड़ना है कि धर्म के प्रति हमारे धर्म के खिलाफ है, मंदिर तोड़ रहा है। औरंगजेब से कोई नहीं लड़ रहा, जरूरत ही नहीं है, सब अच्छा तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, बढ़िया है। उन्हें मतलब ही नहीं था पब्लिक को, और आज भी पब्लिक को मतलब नहीं। ये बहुत चिंता का विषय है जिस की हम बात करते हैं, है ना। तो जिसकी हम बात करते हैं कि हिंदुत्व जाग रहा है या हिंदू लोग जाग रहे हैं, तो वो तो हमें कहीं इसमें नज़र नहीं आता दूर दूर तक फिलहाल। और ऐसी उम्मीद करना भी मेरे ख्याल से थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों सालों से ऐसे ही चलता आया। तो वो जो डीएनए हमारे अंदर है वो बदल तो जाएगा नहीं, और जब डीएनए नहीं बदलेगा तो फिर कैसे काम बनेगा। देखिए छोटे छोटे लालच हों, कुछ भी हो, लेकिन मुद्दे की बात ये है, लालच में लोग बिकते तो हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो लालच के लिए नहीं बिकते। कितनी दुकानें हैं जिस पर रूह अफ़ज़ा आपने देखा कि बंद हो गया, नहीं हुआ। मैंने अभी अपने जो जिससे मैं सामान लेता हूँ, मैंने उसको डांटा, बुरी तरह से डांटा। मैंने कहा अगर मैं आपको बिजनेस नहीं दूँ, किसी और को दूँ तो कैसा लगेगा। आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट रखे हो वो एक भी हिंदू को नहीं रखता अपने नौकरी पर। हमदर्द में किसी भी हिंदू की नौकरी नहीं, फिर आप उसका प्रोडक्ट क्यों रखो? लोग मांगते हैं इसलिए रखें। अब वो लोग मांगते तो क्यों रखें? मैंने कहा आपको लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे तो बोतल पे 1 रुपये 2 रुपये मिल जाएंगे, मैं तो अपना फायदा देख रहा हूँ। हिंदू की स्थिति ऐसी है, लेने वाले को पता नहीं वो क्या ले रहा है, बेचने वाले को पता है लेकिन वो पता नहीं रहा है। मुझे तो 2-5 रुपये से मतलब है अपने। तो ये चीज़ बड़ी कष्टकारी है। किस किस से झगड़ोगे, कहाँ कहाँ झगड़ोगे आप? भाई ठीक है, हमने अपना खाता बंद कर दिया उससे, हमने बोल दिया जब तक आपके पास रूह अफ़ज़ा रहेगा हम आपसे दोबारा बिजनेस नहीं करेंगे। क्या आपने ऐसा किया अपने आसपास? क्या आप गए, आपने पूछा रूह अफ़ज़ा, और जैसे आदमी ने बोला क्या आपने उसको टोका कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हो? दोपहर में जाइए, फ्री टाइम में जाइए, उसको समझाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम समझाते नहीं हैं, तो उसका नतीजा ये है, और कोई समझने को तैयार नहीं है ना। खैर, अब देखते हैं क्या 12 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, है ना। और मोदी जी ने जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत करी। जितनी सीटें आएंगी मोदी जी की बदौलत ही आएंगी, रियलिटी भी यही है। बाकी तो डब्बा गोल था इनका, बहुत बुरी हालत थी इनकी, एकदम झाड़ू लग जाने वाली थी बीजेपी की। तो आप यकीन मानिए 50 तक टच करना इनके लिए बड़ा मुश्किल लग रहा था। बहुत सारे लोगों को शायद अतिशयोक्ति लग रही हुई, पर ये सच्चाई है। इनका 50 तक टच करना, मैं सिर्फ वोट गिरने का इंतजार कर रहा था कि वोट जब बंद हो जाएंगे तब मैं अपनी बात कहूँगा। इनका तो 50 तक टकराना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब जो स्थिति आई है उसमें काफ़ी हद तक जो है चीज़ें बदल कर आई हैं। 5 साल इतना लंबा समय होता सर कि इतने में तो आपकी डेमोग्राफी भी बदल जाएगी, आपके धर्म भी बदल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मिशनरीज भी काम करने लगे, सब हो जाएगा। जब तक जूस जैसा हाल नहीं होगा तब तक अकल नहीं आएगी। कैसे, किसने कह दिया शेष सेक्शन जी? जूस जैसा हाल हो चुका, बांग्लादेश है, पाकिस्तान में, सब जगह हो चुका। अफगानिस्तान में मार मार कर भगाया गया आपको, हत्या कर करके शव टांगे गए हैं, तो भी अकल नहीं आई। और आपको लगता है अकल आएगी? सवाल ही नहीं उठता। खत्म हो जाएगी ये कौम, लेकिन इसको अकल नहीं आएगी। लिख लीजिएगा इसको आज, ये कौम खत्म हो जाएगी लेकिन इसको अकल नहीं आएगी, है ना। मेरी बात बुरी ज़रूर लग रही होगी आपको, लेकिन 16 आने सच्ची है। क्लियर है ना। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसी नौबत आएगी। आई एम वेरी डाउटफुल कि कभी ये लोग जाग पाएंगे, कभी कुछ होगा। बट ओवरऑल एक अच्छा रहेगा, एक सबक भी मिल जाएगा। और ख़त्म तो नहीं होगी सर, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। ऐसे ही अफगानिस्तान वाले बोलते थे कि कभी ख़त्म नहीं होंगे हम यहाँ से, स्वात वैली तो हमारी है। कहते थे हिंदू कुश तो हमारा इलाका, लव कुश का इलाका है। ख़त्म हो गए सर, पता ही नहीं है कहाँ हो। फिर अफगानिस्तान में जब ये कहा गया 1947 से पहले कि बंटवारा होगा, सबको अपने अपने घर जाना पड़ेगा, लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे लोग, अरे बंटवारा होगा, ऐसे जाएंगे क्या? हमारा घर है, हमारी ज़मीन है, बाप दादाओं की, ऐसे कैसे चले जाएंगे? हंसते थे लोग, मजाक उड़ाते थे। वहाँ से भी भाग कर आना पड़ा। फिर कश्मीर में भी लोग हंसते थे, अरे ऐसे होता है क्या? वहाँ से भी भाग कर आना पड़ा। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वहाँ कॉन्फिडेंट नहीं हो, पीओ के लेने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए वहाँ कॉन्फिडेंट नहीं है अपन, नहीं उसको मत लो, ये कहते हुए मैंने लोग देखे यहाँ पर। और जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं हो, मतलब जहाँ पर ये मालूम है कि हम पिट सकते हैं, हो सकता है, वहाँ पर हम गलतफहमी में जी रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं, हस्ती मिटती नहीं, भूल जाओ हस्ती मिटती नहीं सर, सब जगह से खत्म हो गया। आपके पास आज, आप मेरी बात को नोट कर लेना सर आज डायरी में, है ना। 15 साल बाद मिलेंगे आप और मैं, और मुझे जो वर्तमान स्थिति है उसको देखकर 1% भी उम्मीद नहीं है। और हो सकता है कि मैं इन लोगों के लिए आवाज़ उठाना बिल्कुल ही बंद कर दूँ। मैं भी क्यों अपनी ऐसी तैसी करूँ? मैं भी क्यों इतने पंगेबाजी लूँ? मैं क्यों अपनी जान खतरे में डालूँ? तो कोई फ़ायदा हो तब तो बात है ना, तो कोई फ़ायदा हो तब तो बात है ना। भाई मुझे तो आवाज़ सही आ रही है, आप लोगों को थोड़ी बहुत कम हुई है, उसको एडजस्ट कर लिया करो ना। क्लियर है ना। तो भाई ये स्थिति है। खैर, चुनाव का रिजल्ट कल छोड़ परसों आ जाएगा, रिजल्ट भी देख लेंगे क्या होता है, कौन जीता कौन हारा वो भी देख लेंगे। उम्मीद मुझे कम ही है, अब चाहे उसे कुछ भी कह लें। देखिए आप कहेंगे काम नहीं किया, फलान नहीं किया, ढिकान नहीं किया, वो लोग काम वाम की बात नहीं करते, उनका एक एजेंडा होता है,
हमें सत्ता चाहिए बस, उनका आदमी काम नहीं करे तो भी उसको भी सत्ता देते हो। ये सारी कहानियाँ आपको आती है। जिसको ज़्यादा नखरे आते हैं ना वो ज़्यादा पछताता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, यदि आप तक हमारा लाइव